नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्रिप्टो पर अब टैक्स लगेगा। जी हां, सरकार इसके मुनाफे पर 30% टैक्स लेगी। बजट में आपने सुन ही लिया होगा जो ऐलान किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से। यही नहीं, सरकार ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि उसका वर्चुअल करेंसी पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च करने की तैयारी में अलबत्ता सरकार जरूर है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या टैक्स लगाने के बाद भी क्रिप्टो पर लोगों का रुझान पहले की तरह बना रहेगा। क्या ये पहले की तरह कमाई का, जैसा कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा जरिया है, क्या ये वो सेंटिमेंट बना रहेगा। क्या टैक्स लगने के बाद इसे कानूनी वैधता पर जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है उसका उत्तर कहीं से मिलने की कोशिश होगी। और टैक्स लगेगा कैसे, एक निवेशक या ट्रेडर को क्या करना होगा। चर्चा हम इस पर विस्तार से करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, बेहद खास मेहमानों के साथ हम लौट रहे हैं। बजट ने डिजिटल करेंसी से जुड़ी सभी दुविधाएं खत्म कर दी हैं। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि आरबीआई इसी साल डिजिटल रुपया लॉन्च कर देगा, यानी क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर सरकार कोई रोक नहीं लगाने वाली है। लेकिन डिजिटल एसेट के ट्रांसफर यानी कि इसकी खरीद फरोख्त, गिफ्टिंग से हुए मुनाफे पर अब 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% TDS भी लगेगा। कहा गया है कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वो शख्स देगा जिसको वो वर्चुअल एसेट गिफ्ट के तौर पर मिली है। किसी कारोबारी के नुकसान की भरपाई क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे से सेट ऑफ नहीं की जा सकेगी। हालांकि टैक्स लेने के बावजूद सरकार ने क्रिप्टो की वैधता पर स्थिति साफ नहीं की है, यानी अभी इस पर फैसला होना बाकी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी कारोबार की अगर बात करें तो क्रिप्टो से जुड़े विज्ञापनों में दावा किया गया है कि देश के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों ने करीब 6 लाख करोड़ रुपए की रकम क्रिप्टो करेंसी में लगा रखी है। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि देश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों की तादाद 1.5 करोड़ के करीब है। अगर वाकई ये आंकड़े सही हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को टैक्स के दायरे में लाना जरूरी हो जाता है। इससे राजस्व बढ़ेगा। साथ ही सरकार ने अब ये भी साफ कर दिया है कि देश में क्रिप्टो करेंसी पर हुए निवेश को विदेश नहीं भेजा जा सकेगा। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में मदद मिल सके। साथ ही आतंकी गतिविधियों के लिए भी पैसे का इस्तेमाल होने से रोका जा सके। समझते हैं कि सरकार का डिजिटल करेंसी पर जोर क्यों है। इसके 4 बड़े फायदे हैं। एक तो ये कम खर्चीला है, इसमें करेंसी नोट की तरह प्रिंटिंग खर्च और लेन देन की कोई लागत नहीं आती है। साथ ही वर्चुअल करेंसी का ट्रांजैक्शन भी तेजी से होता है। दूसरा, डिजिटल करेंसी की राउंड द क्लॉक खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इसकी ट्रेडिंग के लिए बैंक खाते की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, इससे करप्शन रुकेगा। डिजिटल करेंसी पर सरकार की नजर रहेगी। डिजिटल रुपए की ट्रैकिंग हो सकेगी जो कैश के साथ संभव नहीं है। वहीं रिजर्व बैंक के हाथ में होगा कि डिजिटल रुपया कितना और कब जारी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज के 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा घूमेगी। पहला सवाल है, क्रिप्टो पर टैक्स से सरकार संकेत क्या देना चाह रही है। संकेत को लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। कोई कह रहा है रेगुलेशन की तैयारी है, कोई कह रहा है कि एक तरह से लीगल को एक आंशिक रूप से मान्यता दे दी है। बड़ी बातें इस पे हो रही हैं, समझने की कोशिश करेंगे संदेश क्या है। दूसरा सवाल, क्रिप्टो पर टैक्स के बाद निवेशकों के रुझान पर क्या असर होगा। क्या वाकई में एक्चुअल में निवेशक इसकी ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि अब टैक्स देने के बाद थोड़ा सा वो रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे कि अब गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है हमारी तरफ, तो इसलिए चलिए हम आपको प्रॉफिट दे देंगे लेकिन फिर हमारा प्रोटेक्शन भी कीजिए, तो ज्यादा लोग आएंगे। या फिर टैक्स ज्यादा लग रहा है इस चक्कर में अब लोग इससे दूर भागेंगे। यह है आज का हमारा दूसरा सवाल कि निवेशकों के रुझान पर क्या असर होगा। और तीसरा है कि सरकार डिजिटल करेंसी जो अपनी लाने जा रही है वो कैसी होगी, उसका स्वरूप क्या होगा।
और कितना मुश्किल कितना आसान सरकार के लिए होगा। ये आज के हमारे 3 सवाल। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा दे रहे हैं आज के मेहमानों से। निश्चल शेट्टी साहब हैं हमारे साथ, CEO हैं वजीर एक्स के। निश्चल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे साथ हैं असीम चावला साहब, फाउंडर हैं ASC सॉलिसिटर्स के। असीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन जी। जैन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेद जैन सर, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर या डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स की बात कही है। क्या वाकई में क्रिप्टो या डिजिटल एसेट या फिर डिजिटल करेंसी, हालांकि सरकार कह रही है कि करेंसी वही होता है जिसको सरकार जारी करती है, इसलिए करेंसी नहीं है, पर फिर भी आम बोलचाल में लोग करेंसी बोलते हैं इसे, तो क्या ये लीगल हो गई है? देखिए, सरकार की जो घोषणा है, आप उसको बिल्कुल लाइन एंड वर्ड जो भी लिखे हैं उसको स्पष्ट पढ़ना चाहिए। और मैं थोड़ी सी कानून की परिस्थिति इनकम टैक्स की बहुत क्लियर कर दूं। देखिए, जो भी इंडिया में रेजिडेंट है उसको कोई भी इनकम होती है साल के दौरान में, उसके ऊपर उसे टैक्स देना है। और इनकम टैक्स एक्ट में हमारे 5 चैप्टर है जिसके अंदर ये इनकम डिवाइड होती है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस बजट में जो क्लैरिटी की गई है वो सिर्फ इतनी की गई है, इसमें तो कोई डाउट पहले ही नहीं था कि अगर आपको क्रिप्टो से कोई इनकम हो रही है उस पर आप टैक्स देना है। तो लोगों को ये कंफ्यूजन था, ये कैपिटल गेन में माना जाएगा या बिजनेस में माना जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माना जाएगा, और यह टैक्स रेट क्या लगेगा। तो इस बजट में जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है वो ये क्लैरिटी की है कि अगर आपको कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, उससे कोई इनकम होती है तो हम उसको एक स्पेशल रेट 30% में टैक्स करेंगे। और स्वाभाविक है, जब ये स्पेशल रेट 30% में टैक्स करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान रहे हैं, ना वो कैपिटल गेन मान रहे हैं, ना इसको आपके बिजनेस मान रहे हैं। तो उन्होंने इस इनकम को एक रेट देके 30% का रेट लगा दिया। ये कंफ्यूजन जो लोगों के माइंड में था कि ऐसी अगर इनकम होती तो क्या टैक्स लगेगा, वो उन्होंने कंफ्यूजन क्लियर किया। इसके अलावा उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जब देश के वित्त मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करते हैं, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, उसको 30% के टैक्स दायरे में ला रहे हैं, तो बाई इम्प्लीकेशन ये मानना चाहिए कि उन्होंने माना कि बहुत सारे देश के नागरिकों ने, देश के रेजिडेंट ने इसमें इनकम आ रही है, उनको कंफ्यूजन है, तो इसको 30% है। उन्होंने अपने मुंह से कहीं नहीं कहा कि ये इलीगल है और या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बैन की गई है उसके बारे में। उन्होंने छोड़ दिया है जो नागरिक अपने लगाना चाहते हैं कि वो कैसे लगाएं, कैसे इन्वेस्टमेंट करें। अब जब आप इन्वेस्टमेंट निवेश करने लगते हैं तो आपके ऊपर कुछ और भी ऑब्लिगेशन है। एक ऑब्लिगेशन है फैमा का। मैं अगर एक रेजिडेंट हूं इंडिया का तो मैं फॉरेन करेंसी में डील नहीं कर सकता। तो ये करेंसी तो है नहीं, ये एसेट्स है। अब जब आप एसेट्स खरीदते हैं तो इंडिया में तो आप कोई भी एसेट्स खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर जो आप एसेट्स खरीदते हैं तो आप उसको पेमेंट रुपये में ही कर सकते हैं, और आप जो डॉलर की पेमेंट है वो आरबीआई से ऑथराइजेशन में आनी चाहिए। तो वो फैमा का सवाल जवाब कहीं नहीं आया, उसके बारे में वित्त मंत्री जी ने कोई नहीं किया। तो जिन लोगों ने भी अगर इंडिया में इंडियन रुपी से निवेश किया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो निवेश इंडिया में है, इंडियन रुपी के हिसाब से किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निवेश अगर आपने इंडिया से बाहर रखा हुआ है तो आपको डिक्लेयर करना है, फैमा की आपकी कंप्लायंस करनी जरूरी है। वो कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं किया, उसके बारे में कोई क्लैरिटी। ठीक है सर, मैं इसको और समझने में जरा ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं बाकी मेहमानों के। आपने बड़ी दिलचस्प परतें खोल दी हैं इसकी। मुझे लग रहा है कि इस पर अभी बहुत चर्चा होनी जरूरी है। क्या इशारा है सरकार का, ये समझने की कोशिश हम करते हैं निश्चल शेट्टी से। निश्चल, आप लोग किस तरह से इस ऐलान को गवर्नमेंट के ले रहे हैं? सरकार के कई इशारे अलग अलग तरीके से डिकोड कर रहे हैं, आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या इशारा कर रही है सरकार? आई थिंक ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई नेगेटिव डायरेक्शन में जाना था तो इतना सब करने का जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। अभी गवर्नमेंट को भी पता है कि ये सेक्टर जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत सारे लोग इस सेक्टर में आए हैं, और ना जस्ट इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। डिफरेंट कंट्रीज इसे रेगुलेट करने की डायरेक्शन में जा रही है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है इस पूरे सेक्टर के लिए कि टैक्सेशन क्लैरिटी लाया हुआ है। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि डेफिनेशन आया है कि क्रिप्टो डिजिटल एसेट है, और कैसे नॉट जस्ट क्रिप्टो टोकन बट इवन NFTs जो काफी नए हैं, लास्ट 1-2 साल में आए हैं,
उनको भी मेंशन किया गया है। तो आई थिंक एज अ सेक्टर ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहा है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो इस सेक्टर में निवेश करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो उन्हें ये एक क्लैरिटी की तरह दिख रही है कि एटलीस्ट टैक्स क्लैरिटी आ गया, डेफिनेशन आ गया। कई कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने देखा है कि यूएस में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स क्रिप्टो खरीद रहे हैं, बट इंडियन कॉर्पोरेट्स साइड में बैठे हुए थे क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं थी। उनको भी क्लैरिटी आ गई है। तो आई थिंक ओवरऑल ये सेक्टर अब और तेजी से बढ़ेगा। अगर लास्ट बट निश्चल ये भी कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने कह दिया कि भाई अब टैक्स के दायरे में इसकी अर्निंग्स होंगी, तो अब 10 तरह के कंप्लायंसेस होंगे, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कहा जाता था कि क्रिप्टो में ज्यादातर लोग अघोषित पैसे लगाते थे, तो वो अब नहीं लगाएंगे, वो हिचकिचाएंगे। अब टैक्स देना पड़ेगा तो फिर लोग डिस्करेज होंगे। अब टीडीएस भी कटेगा तो ट्रैक रहेगा। तो आपको लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो मौके लाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं और जिस मानसिकता के साथ निवेश करते हैं वो लोग डिस्करेज भी होंगे? आई थिंक डिस्करेजमेंट, अगर आपका इंटेंशन कुछ और था तो शायद डिस्करेज हो जाओगे। अगर आपका इंटेंशन है कि आपको एक नए एसेट क्लास में हिस्सा लेना है, आपको ट्रेड करना है, आपको ये एसेट्स खरीदने, तो एंड आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको केवाईसी करने में, आपको आपके टैक्स भरने में, तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली कुछ और दिक्कतें हैं, हम चाहिए तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे 30% टैक्स, उनको जो वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं थे अब तक, उनके लिए ये ज्यादा हो गया। जो इनकम जहाँ पे इनकम टैक्स भरना ही नहीं होता क्योंकि उनका इनकम उस टैक्स ब्रैकेट में ही आता नहीं है, उन्हें भी अगर थोड़ा से भी आप क्रिप्टो में ट्रेड करोगे तो 30% और प्रॉफिट करोगे तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा, फाइलिंग। वो डेफिनेटली एक डैम्पनर है। बट आई थिंक कल ये बजट से पहले तक लोगों को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था इंडिया में, वर्स्ट केस जो क्रिप्टो में था, वो ये था कि क्या ये बैन हो जाएगा बिल्कुल और मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है सब जीरो हो जाएगा। अब वहां से निकल के अब जो सबको जो वर्स्ट केस है वो ये है कि 30% इनकम टैक्स, एंड ये वर्स्ट केस बहुत बेटर है आपके बैन वर्स्ट केस से। ऑल राइट, असीम चावला सर, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए 30%, कोई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर क्रिप्टो में मुनाफा किसी को हुआ 30%, हम आपको टैक्स देने को तैयार हैं, सरकार को स्वाभाविक रूप से वो बाध्य हैं इसके, लेकिन उसके एवज में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नाम की जो चीज होती है, क्या उसकी लायबिलिटी भी सरकार पर आ रही है? क्या सरकार एक तरह से ये ऐलान करने के बाद ये स्वीकारोक्ति है सरकार की कि ठीक है आप हमें प्रॉफिट दीजिए, डूबने नहीं देंगे आपका पैसा, इस तरह का कोई सेंटीमेंट नजर आ रहा है, या ये विशुद्ध रूप से सिर्फ कमाई पर टैक्स की बात है? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर उसमें कोई निवेशक ये सोचे कि भाई इसमें मैं अपनी अनअकाउंटेड, इलीगल या असाधारण इनकम को मैं इस पर्टिकुलर माध्यम से चैनलाइज कर सकूं। ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एज़ फार एज क्रिप्टो की बात है, इसको अब इसकी थोड़ी सी एक क्विक जर्नी देखते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर कोशिश करी इसको बैन करने की, मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। जस्टिस नरीमन का बड़ा प्रोग्रेसिव जजमेंट था जिन्होंने वो नोटिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो बॉल जुडिशरी से सीधा अब सरकार के पाले में आ गई, जिसको आप बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव की ये है कि भाई क्या इस पे लॉ लाया जाएगा तो वो पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट उसको देखेगी। विंटर सेशन में काफ़ी अटकलें थी और लगभग आपने बिल्कुल देखा होगा कि एजेंडा में भी आया 1-2 बार कि ये विंटर सेशन के बिल, जो सेशन के बिजनेस में क्रिप्टो के ऊपर एक लेजिस्लेशन आएगा, पर वो किसी वजह से नहीं आया और ऐसा था कि अब वो बजट सेशन के पार्लियामेंट में आएगा। और अब ऐसा हो रहा है कि स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही हैं। अब क्रिप्टो को आपको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक है कंट्री बैक्ड डिजिटल करेंसी और एक है जो अदर एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन फंजेबल टोकन्स वगैरह। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि एज फार एज करेंसी इज कंसर्न्ड वो वही करेंसी होगी जो डिजिटल रुपी होगा। तो इंडिया उस तरफ चल पड़ा है कि हम कंट्री बैक्ड डिजिटल करेंसी लाएंगे, तो हम मान्यता देंगे उस डिजिटल करेंसी को विच इज़ बैक्ड बाय अ कंट्री, और वो कंट्री सिर्फ इंडिया होगी, राइट। वर्चुअल डिजिटल एसेट की अगर आप डेफिनेशन करें तो उसमें करेंसी बाहर है, ठीक है। करेंसी के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं और लगना भी नहीं चाहिए।
तो अब सरकार क्या कह रही है, जो उन्होंने प्रावधान लाए हैं इनकम टैक्स के संशोधन में, वो ये कह रहे हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो एसेट क्लास की बात की गई, उस पे हम एक आपको स्कीम कोडिफाई करके दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं। सेक्रेटरी बजाज साहब ने ये कल बिल्कुल ठीक क्लैरिफाई किया कि अब इसको रेगुलराइज या क्लैरिटी देने का ये मतलब नहीं है कि ये पहले टैक्स नहीं थे, अगर कोई इसको ये समझे कि 1 अप्रैल 2022 से ही ये टैक्सेशन स्कीम होगी। ये स्कीम एक क्लैरिटी देती है कि इसको किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाए, जो अभी जैन साहब ने उसका विश्लेषण दिया। वेद जैन सर, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कीजिए कि टैक्स के दायरे में कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक कमाई कर ली है, वो लोग भी हैं, या आज के बाद जो कमाई करेंगे वो। दूसरा, अगर आज तक कमाई करने वाले भी इसके दायरे में, तो सरकार पता कैसे करेगी इन्होंने कमाई कर ली है? भाई कुछ तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने केवाईसी कर रखी है, पैन ले रखा है, लेकिन बहुत सारे हैं जो बिना केवाईसी के होंगे, पैन भी नहीं दिया होगा आपने वहां, तो कैसे आप पता करेंगे? सरकार कैसे उन तक पहुंचेगी? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने कोई टैक्स लगाया नहीं है। सरकार ने क्लेरिफिकेशन दिया है, इनकम कोई भी इंडिया का रेजिडेंट है उसको किसी भी सोर्स से कोई इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। ओके। और ये शुरू से कानून रहा है, ये नया कोई कानून नहीं आया है। नया कानून तो 1 अप्रैल से ये कह रहा है कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 31 मार्च 2022 से पहले जो आपकी इनकम है वो इसमें नॉर्मल इनकम के अंदर आ जाएगी और जिस भी स्लैब में आप पढ़ेंगे वो आ जाएगा। दूसरा, ये भी समझ के चलना चाहिए कि 30% का स्लैब कोई बहुत बड़ा स्लैब नहीं है। आज की डेट में 10 लाख रुपए की इनकम सालाना ज्यादा होने के बाद सीधा 30% का स्लैब ही लगता है। तो जो इनकम 10 लाख से कम है किसी की, उसका स्लैब हो सकता है 20% का हो, लेकिन 10 लाख से ऊपर वाले को तो 30% का स्लैब वैसे भी लगता है। तो किसी ने 2021-22 वर्ष में या 20-21 में कोई इनकम की है, कोई इससे क्या कहते हैं, ये अपने डिजिटल करेंसी से, जो ये कहते हैं क्रिप्टो करेंसी से, उस इनकम को फिर दिखाना जरूरी था। अब आपका सवाल है कि सरकार कैसे पकड़ेगी, केवाईसी के नॉर्म क्या है, क्या ऐसे इशू है? ये मान के चलिए कि आज की डेट में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए इनकम टैक्स में पहले से ही प्रोविजन है। इनकम टैक्स में सेक्शन 139 है जो कहता है पैन लेना जरूरी है और किन किन ट्रांजैक्शन पे पैन को डिक्लेयर करना जरूरी है। कितने रुपए की 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन आप कैश में नहीं कर सकते। तो जो भी एक्सचेंज है, चाहे वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, उन्होंने कोई पेमेंट ली है, दी है, वो चेक से ली दी होगी, कैश में तो ली नहीं दी होगी। और वो चेक से ली है तो उसकी ट्रेल अवेलेबल है बैंक अकाउंट से, तो वो सारी ट्रांजैक्शन है। और ये भी मान के चलना चाहिए कि कितने भी निवेशक हो, चाहे वो 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, जैसे भी लोगों का क्लेम है, उन सभी लोगों ने अपने डिस्क्लोज सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट की होगी। मैं ये नहीं मानता कि इन सभी लोगों ने कि अनडिस्क्लोज सोर्सेज से कोई नंबर 2 का पैसा लगाया। अच्छा। क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसा ये नहीं था कि एक एमनेस्टी स्कीम थी कि भाई आपका नंबर 2 का पैसा लगा के। आपने सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया। मैं जरा निश्चल से ही पूछ लेते। निश्चल, ये बताइए कि वाकई में, देखिए कुछ मैंने जैसा बताया कि कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो हैं जो केवाईसी वगैरह करते हैं, क्या वाकई में कुछ हैं ऐसे जो पैन नहीं मांगते, कहते हैं कि आइए आप निवेश कीजिए, फटाफट से आप पैसा ट्रांसफर करो, आ जाओ इसमें, ऐसा होता है क्या? आपको क्योंकि लॉ नहीं है, आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा बाध्यकारी तो नहीं है ना पैन कार्ड लेना? क्या क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए बाध्यकारी है? ऐसा स्पेसिफिक रूल तो अभी है नहीं, बट हमने एक इंडस्ट्री एसोसिएशन में एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, जहां पे अगर आप उसका हिस्सा हो तो आपको लेना जरूरी है। तो जो भी जाने माने एक्सचेंजेस है इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं इंडिया से, वो ये सब करते हैं। केवाईसी मैंडेटरी है और एमएल पॉलिसीज फॉलो करना मैंडेटरी। एग्जैक्टली चावला सर, मैं यही तो पूछ रहा हूं, जब मैंडेटरी नहीं है पैन कार्ड तो आप कैसे पता करेंगे कि किसने पैसा कमा दिया? कैसे पकड़ेगी सरकार उनको? मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है कैश में या चेक में आएगी? पेमेंट तो चेक से आएगी ना। आप निश्चल से पूछ रहे हैं? वेद सर आप निश्चल से पूछ रहे हैं? हाँ, निश्चल पेमेंट लेंगे, रिसीव करेंगे, जो परचेज सेल की पेमेंट है वो तो चेक से आएगी ना। एब्सोल्युटली, सब कुछ बैंक ट्रांसफर से ही होता है। और बट हम केवाईसी भी लेते हैं तो पेड अवेलेबल है, किस बैंक से पैसा आया वो। या लेकिन आई थिंक इनका जो सवाल है वो शायद कैश ट्रांजैक्शंस पे आ सकता है और वो एक अलग तरीका है। लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सब ऑनलाइन से होते हैं, सब क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू होते हैं और ये सब कुछ ट्रेसेबल है। और आई डोंट थिंक एज अ कम्युनिटी सभी को हमेशा से पता था कि इनकम टैक्स भरना है और सब लोग भर भी रहे थे।
अभी ये क्लैरिटी आ गया है तो और अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके। चावला सर, इस पर आप संक्षेप में वो देखो, मेरे को एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्षेप में आप बता पाए कि कैसे ट्रेस होंगे। देखिए, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS है और इस समय सरकार का जो नया इनकम टैक्स पोर्टल है वो जिस तरह से उसकी 360 डिग्री प्रोफाइलिंग और वो जो बाकी इंफॉर्मेशन मुहैया कराने वाली आपके बैंक्स हैं और जो अदर इंटरमीडियरीज हैं, सो अगर जैसे जैन साहब ने कहा है कि अगर वो बैंक के लहजे में है तो उसकी ट्रेसिंग में कोई बहुत विशेष डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप कोई भी एक मैकेनिज़्म इस तरह से चला रहे हैं कि उसको आप सिस्टम से बाहर रख रहे हैं, मौजूदा परिस्थिति में वो एक बहुत एम्बिशियस थॉट होगी कि ये सिस्टम से बाहर हर जगह से रहे, हर लिहाज से रहे और हर सिचुएशन में रहे। संक्षेप में मैं यही बात कहूँगा कि अगर आप डिजिटल करेंसी में डील कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास है क्रिप्टो के वर्ल्ड में, तो वो उस पे सरकार ने कोई छूट, कोई रियायत नहीं दी। आप ये भी मान के चलिए कि इनकम टैक्स एक्ट में एक बहुत बड़ा सेटल्ड लॉ है कि इलीगल एक्टिविटी से भी अगर आप कोई इनकम जनरेट करते हैं तो उस पे इनकम टैक्स लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सब एक्टिविटी इलीगल थी, इस पे इनकम क्यों आपने टैक्स कर लिया। अच्छा, इनकम टैक्स का एक अपना दायरा है, एक्टिविटी की लीगैलिटी एक अपनी दायरा है, लॉ इस पे आने वाला है। डिजिटल करेंसी के बारे में सरकार का रुख बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी भी फॉर्म की डिजिटल करेंसी, चाहे प्राइवेट इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल या फॉरेन हो, हम उस करेंसी को कोई मान्यता नहीं देंगे। ऑल राइट सर। वेद सर, अब एक सवाल रह गया TDS वाला जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जो क्रिप्टो में निवेश, वो TDS जो कटेगा सर, क्या 1% ट्रांजैक्शन पे, मतलब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन होगा लेने और देने दोनों पे कटेगा, 1% है कि 2% हो गया, क्या ये क्लेम भी हो सकता है सर? परचेज पे कटेगा। परचेज पे कटेगा? परचेज पे कटेगा। अच्छा। जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे, जब आपने बेचा समय, जब आपकी ड्यूटी है 1% TDS काटने की। जब आप बेचेंगे तब सर? बेचेंगे तब भी वो बेचेंगे तो आपका काटेगा ना वो। परचेजर आपका काट लेगा ना, सेलर का TDS परचेजर काटेगा ना। सेलर को सपोज करिए आपने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी 10 लाख रुपए की, आपको 10 लाख की पेमेंट करनी है तो आप 9,90,000 की पेमेंट उसको करेंगे और 10,000 रुपए की पेमेंट उसका टैक्स काट के सरकार के खाते में जमा कराएंगे, और जिसको आपने बेचा है, जिससे आपने खरीदा है, उसका पैन नंबर लेके उसके अकाउंट में वो TDS जमा कराएंगे। ऑलराइट। और ये TDS क्या मैं क्लेम कर सकता हूं बाद में? बिल्कुल, आपको क्रेडिट मिलेगा। TDS तो आपके बिहाफ पे टैक्स पे किया गया है ना। तो सरकार का आइडिया है कि इसकी ट्रेल अवेलेबल हो जाए। जो आपने पहले सवाल पूछा था कि भाई, मैंने भी पूछा जो अभी सवाल निश्चित है कि भाई आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन से करते हैं, तो एक तो तरीका है सरकार बैंक से ट्रांजैक्शन पूछेगी। एक, जितने भी लोग एक्सचेंज चला रहे हैं इनके बैंक स्टेटमेंट लेके सरकार पता करेगी इनके अकाउंट में पेमेंट किसकी आई है, किसकी गई है, उससे ट्रेल हो जाएगी। अब सरकार 1 जुलाई 2022 से ये कह रही है कि भाई इसके ऊपर TDS लगेगा, और TDS आपको जो भी परचेजर है वो जब उस समय जो जिस सेलर को पेमेंट करेगा उस पेमेंट में से 1% टैक्स काट लेगा। जैसे आपको सैलरी नहीं मिलती, आपको जो सैलरी मिलती है आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स काट के आपके अकाउंट में जमा कराता है, तो जब आप अपना रिटर्न भरते हैं आप उसका टैक्स का क्रेडिट ले लेते हैं। इसी तरह से जो भी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा है, तो जब भी वो जिससे भी वो परचेज करता है तो उस परचेज का टैक्स कराएगा, तो उस सेलर के अकाउंट में ट्रांजैक्शन आ जाएगी और वो उसका क्रेडिट लेगा। तो सपोज करिए किसी सेलर ने 9 लाख रुपए का खरीदा था क्रिप्टो करेंसी, 10 लाख में बेची है, 1 लाख का उसका प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख के ऊपर 1% टैक्स कट के 10,000 जमा हो जाएगा, तब वो अपनी रिटर्न भरेगा तो बैलेंस जो उसका टैक्स बनता है 1 लाख के ऊपर 30% 20,000 प्लस जो सरचार्ज एजुकेशन सेस लगा के वो अपना टैक्स जमा करा देगा। तो आइडिया ये है बेसिकली। ऑल राइट सर, मुझे लगता है कि बहुत सारी क्लैरिटीज मिल गई हैं, और जैसा कि निश्चल कह रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से एक सकारात्मक कदम है, वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि डिस्करेज करने की कोशिश सरकार का क्रिप्टो में निवेश के लिए। हालांकि अब देखते हैं कि इसका आगे का भविष्य कैसे होता है। बहरहाल इस मुद्दे पर बहुत सारी क्लैरिटीज मिली हैं। थैंक यू सो मच निश्चल, आपने वक्त निकाला। असीम चावला सर, थैंक यू सो मच। वेद जैन सर, आपने भी वक्त निकाला, शुक्रिया आपका।